दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल एग्ज़ाम स्पेशल हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस आपको हर दिन प्रोवाइड करवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए, आपको भी अपना आंसर करने का मौका मिलेगा। और ये टॉपिक हमारा आज का लाइव टेस्ट नंबर 23 है, यानी अभी तक हम 22 बार आपको करवा चुके हैं। तो आप सभी फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, आपकी तैयारी का लेवल चेक करें, स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 4 पोल का एक जनरेटर है जिसमें 16 क्वाइल है, डबल लेयर वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है। पोल पिच की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, पोल पिच की गणना एसी में जब हम करते हैं तब तो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल्स। लेकिन जब डीसी में वही बात आ जाती है ना, तो पोल पिच ज्ञात करते हैं तो वो चालकों की संख्या के संदर्भ में होती है, यानी नंबर ऑफ कंडक्टर बटे नंबर ऑफ पोल किया जाता है, यानी चालकों की संख्या में पोल की संख्या का भाग दिया जाता है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि डीसी में जो चालक होते हैं ना, वो स्लॉट के अंदर स्थापित एक्टिव भागों की संख्या होती है। तो एक जो क्वाइल होती है ना, उसमें 2 एक्टिव भाग माने जाते हैं। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि कॉइल के दोनों ओर तरफ घूमते हुए वो रोटेट करते हुए डाली जाती है। तो एक ये हो गया, दूसरा इस तरफ हो गया, क्योंकि प्रत्येक कॉइल के 2 एक्टिव भाग होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर 32 मानकर चलना है बस। अब तो कर ही दोगे ना। नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है? 32, और नंबर ऑफ पोल कितना है? 4। इसलिए अपनी जो पोल पिच का मान आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि पेपर में जब आ जाता है तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप में से जिसका भी डी उत्तर आया बिल्कुल सही सवाल आपका रहेगा यहाँ पर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि 16 बिट जो है वो कितने निब्बल के बराबर होती है। कर दीजिए फटाफट से अपना उत्तर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के नोट्स हम आपको हर दिन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखो 16 बिट जो होती है ना, उसमें आपको निबल कन्वर्ट करना था। तो ध्यान रखें, 4 बिट जो होती है वो 1 निबल के बराबर होती है। तो 16 बिट में कितने निबल बनेंगे? 4 निबल बनेंगे। बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि इसी 16 बिट में यदि बाइट्स की संख्या पूछ ली जाती ना आपसे, तो ध्यान रखना 2 बाइट होती है, क्योंकि 8 बिट जो है उससे मिलकर के 1 बाइट बनती है। यानी 16 बिट में 4 निबल है, 2 बाइट है। बिट किसको बोलते हैं? 16 बिट का मतलब है कि इसमें बाइनरी के 1100 या 10 में से 16 डिजिट का उपयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक केबल में वोल्टेज स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पर होता है? वोल्टेज का जो प्रतिबल होता है ना, क्योंकि देखो वोल्टेज खुद एक प्रकार का बल है, और बल की जो प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, कौन सा नियम है? न्यूटन का, याद होगा ना सबको। न्यूटन गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब हमने विद्युत वाहक बल लगाया तो उसके बदले में उसी चालक पर एक बल लगता है जिसको स्ट्रेस यानी प्रतिबल कहते हैं। और केबल में सरफेस कंडक्टर की जो होती है ना, उस पर सबसे अधिक होता है। चालक सतह पर मैक्सिमम प्रतिबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना, एग्जाम में जरूर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चालक सतह पर प्रतिबल का मान सबसे अधिक होता है। बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये वो सवाल है जो आपको सबसे अधिक कंफ्यूज करता है कि वायु से नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। अब देखो निम्मी की बुक में तो अलग दिया हुआ है, जबकि जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उन सभी एग्ज़ाम में अपोजिट माना गया है। इंटरनेट पर भी जब आप सर्च करोगे तो आपको इसका बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। तो ध्यान रखें, जब नमी सोख लेती है उसके बाद हल्की गुलाबी यानी लाइट पिंक, या फिर अगर वाइट यानी सफ़ेद का ऑप्शन हो तो उस ऑप्शन की ओर भी जा सकते हो। और अगर नई सिलिका जेल यानी फ्रेश सिलिका जेल के बारे में पूछा जाए तब आपको ब्लू यानी नीला कलर करना है। ध्यान रखें, फ्रेश सिलिका जेल का नीला, नमी सोखने के बाद जो होती है वो हल्का गुलाबी,
लाइट पिंक या सफ़ेद रंग बोल सकते हो आप। अब निम्मी की बुक में जस्ट इसका अपोजिट दिया हुआ है, और हो सकता है दूसरी बुक में भी आपको अपोजिट मिले, लेकिन एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं ना, सब में यही माने गए हैं, इसलिए आपको पेपर में अब यही करने हैं। नई सिलिका जेल, फ्रेश सिलिका जेल नीले रंग की, और नमी सोखने के बाद हल्का गुलाबी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर अपनी रेटेड के 0.866 पर प्रचालित होता है। देखो स्कॉट कनेक्शन जो होता है ना, वो ट्रांसफार्मर में 2 फेज को 3 फेज में और 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के काम आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन यही बनता है कि स्कॉट कनेक्शन का उद्देश्य क्या है, तो 3 फेज को 2 फेज में, 2 फेज को 3 फेज में। ऐसा करने के लिए इसमें 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं मेन ट्रांसफार्मर और दूसरे को बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर। तो टीजर ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज का अनुपात होता है वो 1:0.866 होता है, और ये अपनी वोल्टेज का प्रतिशत होता है। बी उत्तर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जब ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ती है तो लाइन लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जब हम एक प्रसारण लाइन में वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो लाइन की लॉस। देखो कल अपन ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम लाइन हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो करंट कम होगा। देखिए भाई, जब करंट कम होगा तो I² × R जो होता है ना, ये लाइन लॉस कहलाता है। ये धारा कम हो जाएगी, सॉरी ये लॉस कम हो जाएगा, कम करंट होगी जिसके कारण लाइन लॉस कम हो जाएगा। यानी जब ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ती है तो लाइन लॉस घटता है। आप इस लैंग्वेज को ही याद रख लो, एक छोटी सी लाइन याद रख लो। कारण क्या है, पावर कांस्टेंट होती है, इसलिए वोल्टेज बढ़ने के कारण करंट कम हो गया, इसलिए लाइन लॉस जो है वो कम हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा वितरण सिस्टम धारा की प्रकृति के अनुसार नहीं है, नेचर ऑफ करंट के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया गया था, सॉरी डिवाइड किया गया है, ये पूछा है। धारा की प्रकृति के अनुसार डिवाइड किया गया है, कौन सा ऐसा है, तो फिर तो सामने ही है उत्तर आपके, बिल्कुल कर सकते हो। क्या ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन, एसी जो है ना, क्योंकि एसी और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये करंट के अकॉर्डिंग किया गया है, जबकि रिंग सिस्टम, रेडियल प्रणाली और अंडरग्राउंड सिस्टम ये धारा के प्रकृति के अनुसार नहीं है। यानी रिंग सिस्टम एसी का भी हो सकता है और रिंग सिस्टम डीसी का भी हो सकता है ना, तो डी उत्तर आपका सही रहेगा, एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये जो है ये धारा की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक सीआरओ के लिए वर्टिकल एम्पलीफायर को कैसे डिजाइन किया जाता है। सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और ये रिपल वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, टाइम कांस्टेंट, वेव फॉर्म दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। एसी में जब ये वोल्टेज का मापन करता है तो पीक टू पीक मापता है। तो इसमें क्या है कि वर्टिकल एम्पलीफायर और वर्टिकल अटेन्यूएटर दोनों लगे होते हैं। जो वर्टिकल एम्पलीफायर लगता है वो कांस्टेंट गेन प्राप्त करने के लिए लगाते हैं हम, एक स्थायी, स्थिर और कांस्टेंट या स्टेबल गेन हमें उससे मिलती रहे, ऐसा एम्पलीफायर हम वहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर का रिफ्लेक्टर किसका बना होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स उस रिएक्टर यानी पात्र से निकल करके बाहर न आ जाए, इसके लिए एक रिफ्लेक्टर लगा होता है जिससे इलेक्ट्रॉन टकरा करके वापस उसी रिएक्टर में आ जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्टर जो है ये किसका बना होता है, ये अपन को आंसर करना है। बेरिलियम का बना होता है ये, ए उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो मैं कई दफ़ा पहले भी करवा चुका हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। देखिए एससीआर की ट्रिगरिंग का मतलब होता है एससीआर को ऑन करना। गेट पर एक वोल्टेज आरोपित करके हमें एससीआर को ऑन करना होता है, इसको बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग या एससीआर की ट्रिगरिंग। एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। 3 टर्मिनल होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, टर्मिनल का नाम एनोड, कैथोड और गेट होता है। इसकी ट्रिगरिंग के लिए हम यूजेटी का उपयोग करते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। सवाल अच्छा है, पहले भी मैंने कई बार करवाया है। अगला सवाल है कि इंडियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। इंडियम जो होता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है। देखो इंडियम, गैलियम और बोरॉन
नाम सुना होगा, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मथ का भी नाम सुना होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम का भी देखा होगा। बता दीजिए फटाफट से। तो इंडियम, गैलियम और बोरोन, ये जो सेमीकंडक्टर पर इम्प्योरिटीज अर्धचालक अशुद्धियाँ हैं, इनकी संयोजकता 3 होती है। एंटीमनी, आर्सेनिक और जो बिस्मथ सल्फर जो है उनकी होती है 5, और सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है इनकी होती है 4। अगला हमारा सवाल है कि परिपथ की कुल धारिता ज्ञात कीजिए, कुल धारा ज्ञात कीजिए। ये वो सवाल है दोस्तों जिसको मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बिल्कुल सही उत्तर आया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का वहाँ पर गलत भी हो गया था। देखो भाई, 60 ओम 40 ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, 120 वोल्ट की इसको सप्लाई दी गई है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 60 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हमने शॉर्टी कर दिया। तो ध्यान रखें, अब ये कोई काम का नहीं है 60 ओम का, यानी परिपथ में मात्र 40 ओम है, और आपको I बराबर V बटे R का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 120 बटे 40 यानी 3 एम्पियर करंट आएगा इस सर्किट का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स है जिनका कम्युनिटी टैब यूट्यूब पर भी बिल्कुल सही उत्तर आया था, और यहाँ भी बिल्कुल आपका सही है, 3 एम्पियर आएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट 1 तब होता है जब, देखो एंड गेट जो है ना, ये हमेशा सीरीज में जुड़े हुए स्विचों की भांति होता है। ये 2 इनपुट वाला भी हो सकता है, 3 इनपुट वाला भी हो सकता है, 4 इनपुट भी, यानी एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं। लेकिन इसकी बड़ी विशेषता ये है कि आउटपुट में हाई एकमात्र तब मिलेगा जब इसके सभी इनपुट इकाई हो। जितने इनपुट वाला ये है, 3 इनपुट वाला है तो तीनों, 4 इनपुट वाला है तो चारों, एक 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 होंगे तभी आउटपुट में 1 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगला सवाल है कि एक ट्रांसमिशन लाइन में जो सेग यानी जोल होता है वो सबसे कम किससे प्रभावित होगा। 2 पोल के बीच में तार जो है ना ऐसे लटकता है। तो ये भी पेपर में एक बार सवाल आया था कि 2 पोल के बीच में जो ओवरहेड लाइन में तार झूल जाता है वो किस रूप में झूल जाता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं कैटनरी, हिंदी में बोलते हैं जंजीर। याद रखना, जंजीर के रूप में झूल जाता है। फिर एक बार सवाल पूछा कि वो 2 पोल के बीच में झूल जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है उनके बीच में डाली गई सैग यानी झोल, और झोल रखना भी ज़रूरी होता है। हम पूरी तरह से खिंचाव या तनन बल के साथ उसको कभी नहीं लगाते। अब बात ये आती है कि जब ये झोल है तो ये प्रभावित किस किस से होता है और किस से नहीं होता। ठीक है, देखिए ये मौसम की स्थिति के अनुसार प्रभावित होगा, चालक की लंबाई के अनुसार भी प्रभावित होगा, चालक पर कितनी डस्ट या गंदगी इससे भी होगा। ये चालक में से प्रवाहित धारा के मान से कभी प्रभावित नहीं होती झोल। ठीक है, सी उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल बड़ा सिंपल सा है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस पर अप्लाई होगा। साधारण सा ही है ना, लेफ्ट हैंड रूल मोटर पर अप्लाई होता है। अब इन्होंने ये तो लिखा नहीं कि ये इंडक्शन मोटर है या डीसी, इसलिए हम मोटर ऑप्शन की ओर जाएंगे। राइट हैंड रूल जनरेटर में अप्लाई होता है। ठीक है, बी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 15 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।